नैन्सी जी का सवाल मेरे सामने सबसे पहले आ गया। ये एमवी पर अपना सवाल पूछ रही हैं, एमवी फोटोवोल्टिक पर। मैं इसको थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ, इसको हम बदिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन सर IFCI ये सुबह भी पूछ रही थी कि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन NSE का जो IP है वो इसके लिए ट्रिगर है, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है? और दूसरा कह रही हैं कि मैंने JM फाइनेंशियल 138 रुपये पर लिया हुआ है, इसमें क्या करूँ? पोजिशन में एग्जिट कर जाऊँ क्या? अभी क्या बताना है? एडलवाइस और JM फाइनेंशियल और IFCI। जेएम फाइनेंशियल और IFCI। सर IFCI में देखिए फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन की जो कल और आज की मिला के कैंडल थोड़ी सी खराब है। 20-डे मूविंग एवरेज खड़ा है 58 पे, तो आई वुड वेट फॉर 20-डे मूविंग एवरेज टू टेस्ट 58 के आसपास में प्राइस एक्शन वॉच करूंगा। उसके नीचे हल्का गैप भी है 5760 पे। ये लेवल 5750 पकड़ लीजिए, इसके नीचे क्लोजिंग आए तो खराब हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ से पोटेंशियल है कि ऊपर 68 तक जा सकता है, तो आई वुड सजेस्ट होल्ड कीजिए जिसके पास है। जिसके बाद नहीं है अभी वेट एंड वॉच कीजिए। 5750 के अराउंड जब बुलिश एविडेंस बनेगा, रिएक्शन बनेगा, तब देखेंगे। JM फाइनेंशियल है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि एडलवाइस में 4 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद अब 5th अटेम्प्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, तो प्रोबेबली ये भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल एंजल लोन चल ही रहे हैं। आई बिलीव 137.80 निकलता है तो 145 और ऊपर 155 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बट ये चीज याद रखिए कि पूरे सेक्टर में सबसे कम रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसको कहना चाहिए वो इसके पास है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इसके अलावा ना सर एक संजीव जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है। कह रहे हैं मेरे पास सर एस्टर DM है 715 रुपये के रेट पर। माफ़ कीजिए, ये मोहम्मद आरिफ जी का सवाल है। कह रहे हैं कि सर मेरे पास एस्टर DM 715 रुपये के रेट पर है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स इनके पास 970 रुपये का लिया हुआ है सर, आई थिंक रिसेंटली लिया है कभी। और इंडसइंड बैंक कह रहे हैं कि 858 रुपये में है। इसमें प्रॉफिट किस रेट पर बुक करना है? इसमें जो तेज़ी है वो 1084 तक भी जा सकती है क्या? स्पेसिफिकली अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो सर 3 स्टॉक्स हो गए, एस्टर DM, फ्रैक्टल और इंडसइंड बैंक। सर देखिए इंडसइंड बैंक मतलब जिसको कहते हैं खराब किस्मत, अगर आपको देखना हो तो यहाँ देखिए। आज सुबह इंडसइंड देने का पूरा पूरा मूड था, फिर पता नहीं क्यों इंडसइंड ना देके दूसरा दे दिया। हालांकि उसमें भी टारगेट हो गया, मगर बहुत इच्छा थी इंडसइंड बाई देने की। उसका एकदम प्लेन सिंपल रीजन है, जो पेटेंट पैटर्न हम प्ले करते हैं। एक अच्छी मोमेंटम के बाद बहुत नैरो इनसाइड बार। कल की इंडसइंड बैंक की अगर खाली रेंज देखेंगे, पहले तो इनसाइड बार है, और हाई टू लो अगर रेंज देखेंगे केवल 1.48% की थी। अब इससे ज्यादा टाइटनेस आप क्या लेंगे? तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन तो हम प्ले ही करते हैं। 1.5%, 1.48% से टाइट बार और क्या ही मिलेगी? पूरे चार्ट पे ढूंढने जाएंगे मोमेंटम के बाद, नहीं मिलेगी। यहाँ से ओपन लो के साथ चला, मस्त मोमेंटम है। ये ऊपर में खींच के स्विंग हाई है इसका, गैप भी है, गैप फिल कर चुका है 910 पे, लेकिन रिएक्शन नहीं आया, तो मुश्किल है कि आए। 947 पे स्विंग हाई है, ये अगर नहीं अटका तो एक और छोटा सा स्विंग हाई 968 पे है। बट मुझे लगता है कि ये मोमेंटम सीधा सीधा 1008 तक कैरी फॉरवर्ड करेगी। 1008 इसीलिए क्योंकि मंथली चार्ट पे जब आप आएंगे इंडसइंड बैंक में, तो मार्च 2025 में जब ब्लो ऑफ बॉटम बना था, जिस सिंगल कैंडल में 34% गिरा था स्टॉक, उसका हाई 1008 है। तो जब तक ये नहीं क्रॉस हो रहा, स्टॉक बुलिश नहीं होगा। मतलब जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरली बुलिश नहीं होगा। बुलिश तो है, 1008 जा रहा है, स्ट्रक्चरल बुल रन में 1008 के ऊपर आएगा। तो फिलहाल 1008 तक का ही टारगेट पकड़िए, उससे ज्यादा एक्स्ट्राप्लेट मत कीजिए। दूसरा इनका था फ्रैक्चरल IPO बेस्ड ब्रेकआउट है 904 रुपए पे। मोस्ट लाइकली मतलब टारगेट नहीं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा, या तो आप एक काम कीजिए कि आप स्टॉप लॉस ले लीजिए कॉस्ट पे ही। 905 का जो ब्रेकआउट है उसका प्रोबेबली ये आपको 1100 रुपए दे सकता है। बट मैं जनरली IPO बेस में टारगेट नहीं लगाता हूँ, क्योंकि कोई 20% पे मर जाता है, कोई चलने पे आता है तो 100% चल जाता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे चलना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी होती है। 905 का स्टॉप लॉस वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। एस्टर DM बाय दिए क्या? तो नहीं बच सकता। एस्टर DM में 99 डेज का कैपिटल पैटर्न है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है 685 पे, उसी को रिटेस्ट करने आ रहा है। जब तक 685 प्रोटेक्टेड है और आइडियली 665 प्रोटेक्टेड है, ये स्टॉक आपको आराम से 800 रुपए दे सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। संजीव जी का सवाल ले रहा हूँ। संजीव जी कह रहे हैं कि मेरे पास एक तो JSW इंफ्रा है, दूसरा E2E है,
और पीपीएल फार्मा है और एनएमडीसी है। 3 से 5 साल का सर लंबी अवधि का सिनेरियो है जो ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि आपकी रैंकिंग क्या होगी अगर मैं एक ऑर्डर सेट करना चाहूँ लॉन्ग टर्म के लिए, अगर इन 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ई2ई, पीपीएल फार्मा और एनएमडीसी, और इसका रीज़न क्या होगा? अच्छा देखिए, जेएनडी ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आज हल्का सा ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा था ना, एग्जिट करने की कोशिश की, डिप पे वापस ऐड कर लेंगे, तो मैं अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में लगभग रोज ही ट्रेड करके अपनी पोजीशंस एडजस्ट करता हूं, तो मैं इस पे अब कोई भी बात नहीं करूंगा। एनएमडीसी मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया था 76 ऑड लेवल पे कि 77 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, उसके बाद 14 हफ्ता बेस ऑन बेस बना है, ये 99 रुपीज जा रहा है और 76 लेवल से हम डिस्कस कर रहे हैं। 99 के बाद भी मेरे को लगता नहीं है रुकेगा, ये 124 140 की जोन तक जा सकता है। पीपीएल फार्मा में रिवर्सल बन चुका है, रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आया है, सीडीएमओ कंपनी का टाइम भी सुधर रहा है। पुल बैक में कहीं भी 156 के आसपास मिले तो एडिंग करना चाहिए, ये जा रहा है बहुत आराम से ऑल टाइम हाई 350 400 ऑड लेवल्स, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ई2ई अगर आप वाकई 4-5 साल रख सकते हैं तो आपको 9-10 हजार रुपए कुछ भी मिल सकता है। एक्सपेंशन स्टोरी जिस हिसाब से प्ले होगी उस हिसाब से अपसाइड बनेगी, बट यहाँ से तो काफी अच्छी अपसाइड मिल जाएगी, तो ई2ई रखना चाहिए। अगर मैं उस हिसाब से जाऊं तो फंडामेंटली पीपीएल फार्मा, क्योंकि पिरामल ग्रुप की कंपनी है, मेरे को वो ज्यादा अच्छी लगती है, बट एक्सपेंशन वाइज माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टोरी में ई2ई नेटवर्क मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमने ई2ई नेटवर्क, अगेन डिस्क्लेमर भी है कि हमने क्लाइंट्स को भी और आपके प्लेटफॉर्म पे भी मल्टीपल टाइम नीचे खरीदवा के ऊपर बिकवाया है, एक ऊपर का पहले का रखा हुआ है, तो उस हिसाब से रिजल्ट वाइज और बाकी सारी चीजों में ई2ई अच्छा लगता है। पेडिग्री वाइज पीपीएल फार्मा, तो अगर सम अप ही करना है, नंबर 1 पे मैं ई2ई रखूंगा, नंबर 2 पे पीपीएल फार्मा, नंबर 3 पे एनएमडीसी, क्योंकि एनएमडीसी ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है, ओके। तो ई2ई आपने कहा सर 4 से 5 साल में 9 से 10 हज़ार हो जाएगा, राइट? मैंने सही सुना? एक्सपेंशन स्टोरी है सर, धीरे धीरे प्ले आउट होती है, लोग जल्दी में होते हैं लेकिन एक्सपेंशन स्टोरी तो धीरे धीरे प्ले आउट होती है। नहीं, मैंने लेवल सही सुने हैं ना? बिल्कुल सर, हम लोग ठीक ने है। 9,000 9,500 रुपए सजेस्ट किया ही हुआ है जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है। नीचे डिप्स पे ऐड भी किया था, जब किया था तब भी आपको बताया था, मतलब मनी 9 पे 2200 रुपए के आसपास, जब 2900 पे प्रॉफिट बुक की थी तब भी बताया था, जब वापस 2484 के ब्रेकआउट पे बुलिश एविडेंस मिला था लेते समय तब भी बताया था कि क्लाइंट्स को दिलवाया है 3400 के लिए, अभी 3000 खड़ा है। 3400 पे अगर रेजिस्टेंस दिखा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं दिखा तो एक्सटेंशन प्ले करेंगे। जब भी जो कर रहे हैं इसमें बताते भी जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये सर 3000 पे भी लिया जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है? मैं मतलब तो सर मैं मूविंग एवरेज के दूर बहुत स्टॉक नहीं लेना पसंद करता हूँ। वीकली मूविंग एवरेज 2484 के ही पास छूटा हुआ है, या तो मूविंग एवरेज कैचअप कर ले तो मैं 3000 में कंफर्टेबल होऊंगा, या ये पुल बैक लेके मूविंग एवरेज पे आ जाए तो मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। बेसिकली मेरी बाइंग लेवल से ज्यादा मूविंग एवरेज के पास होती है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच सर विकास जैन जी कह रहे हैं, इन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेजा, कह रहे हैं कि मुझे एक तो एडवाइस चाहिए चेन्नई पेट्रो के ऊपर, इफ़ आई कैन बाय इन लेवल्स पे मतलब, और दूसरा ये सर एक तो डेल्फिक्स, इंडस टावर्स और एसगार्ड के बारे में पूछ रहे हैं। सर चेन्नई पेट्रो के बाद कौन से दो थे? डेल्फिक्स इन्होंने पूछा है सर, मैं या तो डेल्फी वर्ल्ड मनी है, हाँ डेल्फिक्स ये सर इसका कोड है DELPHIFX। इसके बाद ये हाँ ये एक स्टॉक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं मेरे पास चेन्नई पेट्रो तो पूछा ही है, इंडस टावर्स और एसगार्ड बाणगंगा। इंडस टावर और एसगार्ड एसगार्ड में तो नीचे मौका अच्छा मिला था 35 ऑड लेवल पे लेने का, 3583 चल रहा है, जैसे ये 3650 क्रॉस करेगा ऊपर में 40 ऑड लेवल्स आ सकते हैं आराम से। इंडस टावर था दूसरा, इंडस टावर में अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, 424 430 इस रेट में 50 डे मूविंग एवरेज है, वो निकलता है तो फिर अच्छा आपको अपसाइड मिलेगा। डेल्फी एफएक्स में पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, नीचे से स्टॉक 13 दिन में 77% चला है, फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ है, 20 और 50 12-20 12-30 पे सॉरी 12-10 के आसपास है, 12-5 12-10 के आसपास, वहां तक पुल बैक ले सकता है। उसके बाद अगर वहां पे बुलिश एविडेंस दिखा
तो 15 रुपए तक का टारगेट खुलेगा। और चेन्नई पेट्रो में आज ब्रेकआउट आया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, चेन्नई पेट्रो 1025 से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई दिया हुआ है। चेन्नई पेट्रो में 108 दिन का फाइनली ब्रेकआउट आ गया है। हम प्रीएम्प्टिव बाई किए थे। क्या 1060 पे ब्रेकआउट है, 1200 इसका टारगेट है, 1200 पहला टारगेट है। ठीक है, ओके। मोहम्मद आरिफ जी कह रहे हैं कि अंशुल गुरुजी पूरा उल्टा हो गया, कल रेड था आज तो पूरा ग्रीन हो गया, मज़ा आ गया, ऑल थैंक्स टू मनी9 एंड गुड एनालिस्ट। ये मार्केट की आई थिंक बात कर रहे हैं सर। दूसरा सर टाटा स्टील ही कह रहे हैं कि 220 रुपये की स्ट्राइक की इन्होंने कॉल ले रखी है 4 रुपये 15 पैसे के रेट पर। ज़रा इसके बारे में बताइए कि होल्ड करें या फिर एग्जिट करें। टाटा स्टील सर, ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी। वन फिट ऑल नहीं है। ट्रेडर है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे में वापस मिल जाएगा। इन्वेस्टर हैं तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है। 240 पे भी मैं यही बोलूंगा कि ये सब करने की जरूरत क्या है, 275 जा रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं। ठीक है सर। ये नितेश सारंगी जी का सवाल मैं कई बार ले चुका, इनको वंस एंड ऑल बता दीजिए सर कि SDBL, अदानी पोर्ट्स और ATGL में प्रॉफिट बुक कर लें क्या। आई थिंक आपके सामने भी कभी आया होगा इनका सवाल। कर ही लीजिए सर, इतना क्या रोज रोज कितना पैसा जेब में आएगा तो अच्छा ही लगेगा। बच्चों के लिए कुछ लेके जाइए, वो भी खुश रहेंगे कि पापा ने कुछ अच्छा काम किया है। आयुष अग्रवाल जी कह रहे हैं सर आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको जानते हैं और कभी बच्चों के लिए कुछ लेके गए ही नहीं है। नहीं सर, मैं एक्चुअली ये टर्म एक्चुअली कहाँ से आया था। मेरी एक आदत थी, मैं कभी अपने प्रॉफिट्स निकालता नहीं था। मतलब मैंने इसी तरह अपनी कैपिटल ग्रो की है, साइजेबल कैपिटल पे पहुंच चुका हूं। मैं इसी तरीके से अपनी कैपिटल ग्रो करता था। और एक घर में बहुत लंबा झगड़ा चल रहा था सोफे को लेके, सोफा चेंज करना था। तो शादी के बाद एक सोफा लिया था, अब उसको 9 साल हो चुके थे। अब वाइफ का मन था बदलने का, और मेरा ये था कि सब चीज तो उसमें अच्छी है, स्प्रिंग से लेके, मतलब कहीं कुछ खराबी हो तो बदला जाए। तब मित्र हैं हमारे जो जो मतलब काफी ये सब शो वो भी देखते हैं, मतलब ही इज अ क्रिटिक। वो हमेशा गलतियां निकाल, उनका एक ही काम है कि गलतियां निकाल के बताते रहना। उनने आज तक मेरी तारीफ नहीं की है, सिवाय बुराई के उस आदमी ने मेरा कुछ नहीं किया है। तो वो हमेशा ये चीज गलतियां निकाल के बताते रहते हैं। तो ऐसी बात चल रही थी, बोले यार एक बात बताओ, तुम्हारा 1 लाख रुपए का 1 करोड़ भी हो गया मान लो, वो बैंक का बैंक में पड़ा है या ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है, इससे बीवी बच्चों को क्या मतलब या उनको क्या सुख मिला है। तुमको जरूर एड्रेनलिन रश मिला और सुख मिला कि मैंने 1 लाख का 1 करोड़ कर लिया। जिसके लिए किया, अपने लिए तो नहीं किया क्योंकि 2 ही रोटी खानी है। जिसके लिए किया है, अगर उसको ही सुख नहीं मिल रहा है तो करने का क्या मतलब। इससे अच्छा है मेहनत करना बंद कर दो। और अगर उन्हीं के लिए वाकई में किया है तो फिर उनकी खुशी जिसमें है उस पर पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहा है। इसको यहीं बढ़ाते हुए क्या मतलब है। लॉजिकली ही वाज राइट। और मेरे साथ आर्ग्यूमेंट आप तभी जीत सकते हैं जब आप मुझे लॉजिकली सेटिस्फाई करें। जोर जबरदस्ती से तो मेरे से नहीं जीत सकते। लॉजिकली करेक्ट थे। और शाम को मतलब उनके घर से निकले रात को 1 बजे, अगले दिन 3:30 बजे ऑफिस से निकले, बीवी को लेके गए। शाम के शाम उसकी पसंद का सोफा आया, बहुत महंगा आया, खून जला, लेकिन आया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपने पैसा कमाया है उसको घर लेके जाइए बच्चों के लिए। वो खुशी आपको और 2 चीज के लिए मोटिवेट करेगी। और पैसा कैसे कमाऊं कि ये खुश रहें, और जब आपको ये बुरे ख्याल आएंगे कि ये बाइंग क्लाइमेक्स हो गया है, रख लेता हूं शायद बढ़ जाएगा, आपको ये याद आ जाएगा कि ये पैसा अगर बर्बाद हुआ, बाइंग क्लाइमेक्स टारगेट अचीव हुए और 80% गिर गया स्टॉक, तो ये मैं अपने बच्चों की खुशी बर्बाद कर रहा हूं। तो इस तरीके से लॉस बुक करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, क्वांटिटी कैलकुलेट करके सौदा लेना, ये सब करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलती है बच्चों की खुशी से। तो लेके जाइए, एक बार करके देखिए। मैंने करके देखा है, मेरी ट्रेडिंग बहुत सुधरी है। चलिए सर, एक पर्सनल सवाल अब आपकी बातों से ही समझ में आ गया। ये जो सोफ़ा लेने पर खून जला था, ये महंगा था इसलिए था या भाभी जी आपको लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी उस सोफे के लिए? अच्छा देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि हाउसवाइफ के और उसको एग्जैक्टली ऐसे नहीं कहना चाहिए, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, इनके थॉट्स कभी मैच कर ही नहीं सकते अक्रॉस द बोर्ड। आपके घर में भी यही है, पूरी दुनिया में यही है। अर्निंग मेंबर दूसरी तरीके से सोचता है,
वो ये सोचता है कि मैं आज कमा रहा हूं तो मैं तुम्हारा भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकूं। वो हम्म। अपने लिए नहीं करता, वो तुम्हारे लिए सोचता है कि तुम्हारा भविष्य कैसे सुरक्षित कर दूं। तो उसका फोकस सेविंग पे होता है। नॉन अर्निंग मेंबर का ये होता है कि घर में ये कमी है या ये चीज बदलनी है तो चलो ले आते हैं। तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते हो। इवेंचुअली कहीं ना कहीं कभी दोस्त, कभी आप आपस में मिलके होता है, कभी दोस्तों के साथ होता है, कभी बड़े बीच में आते हैं, बट इवेंचुअली ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता है, खत्म नहीं होता है। एक आखिरी सवाल सर, 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आज ये नॉन अर्निंग मेंबर को वीडियो दिखाएंगे जाके? वो तो हरी शो लगभग देखती है सर इस टाइप के, और ये सारे वीडियो मतलब काट काट के क्लिप भेजते रहते हैं जब भी कुछ उल्टा सीधा। चलिए, अच्छा ये तो वो है, विभीषण है मेरे घर के। है। लेकिन बताइएगा सर, प्रतिक्रिया क्या आई आज की जो नॉन अर्निंग मेंबर और अर्निंग मेंबर के बीच की फाइट की जो आपने बात कही है ना, ये मैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ जानने के लिए। थोड़ा बताइएगा अगर हो सके सर कि इसका रिएक्शन क्या आता है। ये तो सर आप भी एक्सपीरियंस करते ही होंगे ना भाई, आप अर्निंग मेंबर है। अब आई डोंट नो भाभी जी अर्निंग मेंबर है कि नॉन अर्निंग, बट अगर नॉन अर्निंग है तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपके घर में भी होता होगा। नहीं है और है या जो भी है, तो माता जी अगर नॉन अर्निंग होंगी तो उनके बीच में ऐसा होता होगा, पिताजी और माता जी के बीच में। तो ये तो हर घर की कहानी है। अब मेरे केस में थोड़ा अलग है कहानी सर। अर्निंग होने के बावजूद भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है सर। कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए मियाँ बीवी ना टॉम एंड जेरी है, किसी बात पे नहीं होगा तो किसी बात पे हो जाएगा। नहीं, वैसे उस पर तो सर कई बार रील्स भी आती है कि अगर 10-15 दिन में झगड़ा नहीं हो रहा है तो आपको जाके चेक करवाना चाहिए डॉक्टर को कि झगड़ा हो क्यों नहीं रहा है, आप नॉर्मल पेयर नहीं है। सर एक डिस्कशन को लास्ट पॉइंट से मैं खत्म करता हूँ। बहुत कम होता है क्योंकि एक तो अरेंज मैरिज है तो वैसे ही बहुत कम होता है, लेकिन जब झगड़ा होता है किसी बात पे तो तलाक तक बात जाती है, बंटवारे पे हो जाता है कि ये बच्चा किसके पास रहेगा, ये बच्चा किसके पास रहेगा। ये सब तक बात पहुंचने के आधा घंटे बाद गाड़ी उठा के दीना चाट भंडार में हम लोग एक ही उसमें टमाटर चाट लेके आधा आधा ये कहते हुए खाते हैं कि पहले तुम खा लो, थोड़ा तुम ज्यादा खा लो। तो ये सब लड़ाई झगड़े से अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है। बहुत बढ़िया। ये लड़ाई जब बातचीत, होती है तो दीना की सेल्स बढ़ जाती है। हाँ, ये बातचीत भी बहुत अच्छे लेवल पे जाके खत्म हुई सर। आयुष अग्रवाल जी कह रहे हैं सर मेरे पास 3 शेयर हैं, एक तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट, दूसरा जमुना ऑटो और तीसरा सोना कॉमस्टार। व्हाट आर पॉसिबल टारगेट्स इन द नेक्स्ट 6 to 8 months? तो बीच वाला कौन सा था, आदित्य बिरला और कॉमस्टार के बीच में? जमुना ऑटो। जमुना ऑटो। तो जमुना ऑटो में भी ब्रेकआउट बना, सुबह बनते बनते रह गया। ये अगर निकल गया होता 127 तो प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बन जाता, 129-87 निकल जाता तो ब्रेकआउट बन जाता। अभी नहीं बना तो प्रोबेबली 2-4-5 दिन बाद बन जाएगा। बट इन ऑल केसेस 121 का स्टॉप लॉस मैंडेटरीली मेंटेन कीजिए, क्योंकि उसके नीचे लिक्विडेशन आया तो सीधा 107 तक आएगा। तो 121 जब तक प्रोटेक्टेड है होल्ड रहिए। 129-87 के ऊपर ऐड कर सकते हैं, 150 तक जाते हुए दिख रहा है। सोना कॉम्स में अगेन डिस्क्लेमर, 533 रुपए से मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई दिया हुआ है। 224 दिन या 47 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 549 पे, प्रीएम्प्टिव 533 से हमने बाई दिया है। 602 रुपए आ चुका है, ये ऊपर में जाते हुए हमको दिख रहा है कम से कम 700-725 रुपए। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है। कहीं भी टाइटनेस में आए 3 से 5 दिन की, उसके बाद ब्रेकआउट बनता है तो बिल्कुल बाई करना चाहिए। आदित्य बिरला रियल एस्टेट अगेन पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। 1465 रुपए में बाई दिया हुआ है पहले से, ऊपर में हमको 1700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। इनमें रियल एस्टेट स्टॉक्स में सबसे बेहतरीन मेरे को यही स्टॉक लग रहा है। मतलब छोटे वाले एक दो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसमें मैनेजमेंट के हिसाब से नॉन मैनेजमेंट आदित्य बिरला है तो अच्छा ही होगा, ये मानते हुए मैं हमेशा आदित्य बिरला सिलेक्ट करता हूँ। कप हैंडल पैटर्न और फ्लैग पैटर्न दोनों का ब्रेकआउट 1450 पे बना है, 1700 का टारगेट है। ठीक है, ओके। तो रियल एस्टेट में ये बढ़िया स्टॉक है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सर एक जाइडस वेलनेस भी देखिए। अल्पना जैन जी कह रही हैं कि जाइडस वेलनेस में क्या करना है, मेरे पास है, किस भाव पर लिया है वो नहीं बताया सर, लेकिन व्यू जानना चाह रही हैं ये। सर जाइडस वेलनेस में बहुत ज्यादा एक दिक्कत है। जाइडस वेलनेस में दिक्कत ये है कि एक हाई बना था सितंबर 2021 में करीब 485 का, उसी को रिविजिट किया जुलाई 2024 में और स्वीप कर दिया। 484 से 300 आया, फिर आया एक आध दो हफ्ते उसके ऊपर क्लोज दिया, लेकिन फिर नीचे आ गया 368 तक।
इस बार फिर वहीं पे उन्हीं हाइज को रिजेक्ट कर रहा है, प्रोबेबली हायर लो बनाया तो 447 के अराउंड, और अगले अटेम्प्ट में अगर ब्रेकआउट बना तो बनेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लीजिए 430 का और होल्ड कीजिए। ये पूरी जो वोलेटिलिटी है अगले 8-10-15 हफ्ते में शायद खत्म हो जाएगी और पूरा पैटर्न मेच्योर होके ब्रेकआउट जब भी देगा 800 रुपए आराम से जा सकता है। तो 50 वीक मूविंग एवरेज 432 पे है, 430 का वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके शांति से पड़े रहने दीजिए। ठीक है सर। आपके यहाँ पे एक ऋषभ जी हैं, हमारे यहाँ पे भी ऋषभ जी का सवाल आया, कह रहे हैं कि नमस्ते अंशुल सर, हैप्पी फॉर्जिंग्स और प्रीमियर एनर्जीज हैं, आईपीओ प्राइस पर होल्ड किया हुआ हूँ, इनको सेल कर दूँ या फिर अभी रखूँ? सर हैप्पी फॉर्ज और दूसरा कौन सा है? प्रीमियर एनर्जीज। तो प्रीमियर एनर्जी होल्ड करना चाहिए, बढ़िया फ्लैग पैटर्न बना। 62 दिन में 41% गिरा था और थोड़ा सा ज्यादा समय लगाया, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी हो गई है। अगर ये स्टॉक 1050-1060 निकाला तो फिर मान के चलिए कि एक बार ये 1200 तक भी जा सकता है। आई वुड से कि आप थोड़ा सा इसको लीवे दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। ये स्टॉक अगर नीचे में 980 नहीं तोड़ता है तो 1200 आ जाएगा, तो 980 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। हैप्पी फोर्ज मेरे को नहीं यहाँ पे सही लग रहा है, वीकली पे स्विंग हाई स्वीप होते हुए दिख रहा है। 1255 तक नीचे आ सकता है, 1255 1209 ये जोन टेस्ट होती हुई दिख सकती है। एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लें, नीचे अगर कहीं मौका मिलेगा तो ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके। नैन्सी जी ने एक और सवाल पूछा है सुपर चैट के जरिए, कह रही हैं कि जैगल प्रीपेड है मेरे पास 302 के रेट पर, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स हैं 602 रुपये का प्राइस है, एनएमडीसी स्टील है इनके पास सर 43 रुपये का रेट है, और तीनों पे ये मिड टर्म व्यू चाहती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इस पर आप राय दीजिएगा। और ये कह रही हैं कि सही कहा आपने, अब लगता है ड्राइंग रूम का एसी लाना पड़ेगा, अब एक स्विंग दे दो क्योंकि गर्मी है सर। तड़कता फड़कता कुछ चाहती हैं ताकि ड्राइंग रूम में भी एसी लगा सकें। सर स्विंग ट्रेड तो देखिए मैंने सुबह ही दिया था, अगर आप लगा सकें तो गॉडफ्रे फ्लिप लगा के देख लीजिए। सुबह 2175 पे ब्रेकआउट दिया था, फट के 100 रुपए तुरंत तुरंत में फट गया है। तो ब्रेकआउट ना थोड़ा सा सुबह के टाइम में ज्यादा चलते हैं। और स्विंग ट्रेड के लिए यही आदित्य बिरला रियल एस्टेट दिया था 1465 पे, अभी भी 1700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म, एक मिनट रुक जाइए, मिल रहा है। अर्बन कंपनी ले लीजिए, 2 बार टारगेट हो चुके हैं, तीसरी बार का पैटर्न है, 1 2 3 4 5 दिन से टाइट रेंज में है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ रहा है, 45-50 के ऊपर कंफर्म होगा, यहीं पे ले सकते हैं अर्बन कंपनी। नीचे में 140 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर ये स्टॉक फटा तो आप मान के चलिए कि जा तो रहा है वैसे 158-159 की जोन, तो अर्बन कंपनी आप देख सकते हैं। बड़े सौदे अभी होना इसमें स्टार्ट हुए हैं, तभी मेरे 90 लाख का एक सिंगल सौदा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 112 लाख का एक सिंगल सौदा हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ है, तो मे बी इस स्विंग में 159 निकल जाए। 159 तो इस हिसाब से नहीं लेना है कि एसी का पैसा है, क्वांटिटी हिसाब से लेना है कि कैपिटल रिस्क पे 0.5% या 0.25% से ज्यादा ना जाए। ठीक है, ओके। और जो स्टॉक्स इनके पास हैं सर, जैगल, प्रीमियर एक्सप्लोजिव या एनएमडीसी स्टील, उनमें से कोई एक बता दीजिए अच्छा लग रहा हो मिड टर्म के हिसाब से। सर प्रीमियर एक्सप्लोजिव तो फिलहाल मेरे को लग रहा है 615 रुपए जा रहा है, तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव है तो होल्ड कर लीजिए, नहीं है तो बाइंग का स्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छा नहीं है। एनएमडीसी है या एनएमडीसी स्टील है? एनएमडीसी स्टील सर, 43 एनएमडीसी रुपीज। स्टील तो 38 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूँ कि इसको तकिए के नीचे दबा के आप सो जाइए, इस पे छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर अभी तक नहीं लिए तो अभी फ्लैग पैटर्न बन रहा है, 43 का ब्रेकआउट है, नहीं इंतजार करना है, यहीं पे ले लेना है। ये स्टॉक बेयर मिनिमम 100 रुपीज जा रहा है, अपना ही समय लेगा, कब 6 महीने में पहुंच जाए, कब 1.5 साल ले ले, बट ये 100 रुपए जा रहा है, इसमें कोई दाग नहीं है। तो 38 रुपए से बताते आ रहा हूँ, बल्कि 37 रुपए के आसपास से रख के छोड़ दीजिए स्टॉक को। जैसे एलटीएफ चला था वो बहुत जल्दी चल गया था, ये शायद धीरे चलेगा, सरकारी कंपनी है, बट जा रहा है 100, इसमें कोई दाग नहीं है। तीसरा इनका स्टॉक था जैगल प्रीपेड, ये तेल की मिठाई है, लीजिए बेचिए, स्टॉप लॉस पे या टारगेट जहां मिले वहां पे एग्जिट करना है। अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। निष्ठा जी का सवाल ले रहा हूँ। निष्ठा जी कह रही हैं कि मेरे पास टेनेको इंडिया है सर 539 के प्राइस पर, इसका टारगेट क्या है? टेनेको क्लीन साइंस ना, टेनेको क्लीन एयर। हाँ, टेनेको क्लीन एयर। सर इसमें तो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट 517 पे प्ले कराया था 650 के टारगेट के लिए,
आज वो टारगेट लगभग कंप्लीट हुआ है, 644 का हाई बना है, तो अब इसमें अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। या तो प्रॉफिट बुक कर लें या स्टॉप लॉस लगा लें 585 का क्लोजिंग बेसिस पे, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ सर एक दो और सवाल जो हमें मिले हैं सुपर चैट के ज़रिए ही। शिव मेलुहा जी कह रहे हैं कि सर ओरिएंट ग्रीन पावर, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज में टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। इनके सवाल से लग रहा है कि तीनों स्टॉक इनके पास हैं। आई थिंक पहले भी मैंने इनका सवाल लिया है। ये टारगेट वही है सर जो पहले पहले बताए थे। एक था इनका शैडो फैक्स। शैडो फैक्स ओवर स्ट्रेस्ड है, बट एक बार अगर 160 150 निकलता है तो 165 168 जोन तक मिल सकता है। मैं टारगेट लगाने के मूड में नहीं हूँ, आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहिए। या तो 148 का स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लीजिए और शांति से रखा रहने दीजिए। दूसरा बाकी तो कौन से थे सर? सर ओरिएंट ग्रीन पावर, एरोफ्लेक्स और शैडो फैक्स, 3 है। ओरिएंट ग्रीन में 14 रुपए 93 पैसे का स्विंग हाई है, वहां तक जा सकता है। ओके, ठीक है सर। एक आयूब जी का सवाल है। आयूब यूट्यूब के नाम से इनकी आईडी है, ये भी सुपर चैट के ज़रिए हमारे पास पहुंचा है। आई थिंक ये किस विदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि कुछ जो करेंसी दिख रही है ना सर, वो कुछ सऊदी अरेबिया जैसे लिखा है कि 10 दिरहम के आसपास की रकम कुछ आई है वहाँ से। कह रहे हैं कि मैं एमटा टेक और टीडी पावर खरीदना चाहता हूँ, किस लेवल पर ऐड करूँ, किस लेवल पर खरीदूँ? एमटा टेक और सीजी पावर, टीडी पावर, टीडी पावर, टी पावर सिस। सर टीडी पावर सिस मेरे को याद है मनी 9 पे 846 रुपए पे ब्रेकआउट बताया था 69 डेज के रेक्टेंगल का। वहां से टारगेट हमने कहीं 1150 1100 और 1250 ये डिस्कस किए होंगे। 1100 को सरपास कर दिया है, 1250 आ रहा है। अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता क्योंकि स्टॉप लॉस आपका 900 के नीचे आएगा, तो 90 रुपए के लिए 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहीं से मैच नहीं करता, बाई नहीं बन रहा है। एमटीआर टेक भी 3900 पे ब्रेकआउट अभी बताया था। मैं ख्याल से वेडनेसडे 8 अप्रैल आप ही के शो में या एक आध दिन आगे पीछे बताया होगा, बट इस जोन में हमने जरूर डिस्कस किया था कि इस स्टॉक में करीब करीब 4800 और 5000 के आसपास के टारगेट रहेंगे। उनको एक्सीड करते हुए 5500 आ गया, तो अब तो बाइंग नहीं बनती है स्टॉक्स में। अच्छा, ठीक है। अभी इस स्टॉक में बाइंग नहीं बनती है। सर एक IEX देखिए, अनुराग जैन जी का सवाल है, इस पे कह रहे हैं कि मेरे पास 160 शेयर हैं 127 रुपये के रेट से, इनको होल्ड करूं या फिर बेच दूं? इसमें दो काम आपको करना है सर, और दूसरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला काम है बेच देना है, मतलब इससे निकल जाना है। दूसरा काम है इस स्टॉक को ही अपनी वॉच लिस्ट हटा देना है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया सर इसका। जो न्यूज़ फ्लो है ना, वो मार्केट कपलिंग वाला, वही इसके लिए पेन पॉइंट है, और आज से नहीं है, बहुत टाइम से हो गया ये। सर वो फोड़ा है जो ना फूट रहा है ना जिसका इलाज हो रहा है, तो सबसे अच्छा है कि इससे दूर हट जाना चाहिए। बाजार में 5 स्टॉक हैं, कोई भी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर पकड़ लीजिए, 19-20 गलत भी एंट्री कर लेंगे तो मार्केट के टाइड में वो आपको एटलीस्ट एक बेटर एग्जिट दे ही देगा। ये सारे काउंटर मरे पड़े हैं। कब 300 का ऑल टाइम हाई 2021 में बनाया था, तब से आज बाजार कहाँ से कहाँ हो गया और ये कहाँ का कहाँ पड़ा है, 66% नीचे। होने नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में।